कहाँ पर थे? आइए दोस्तों, वायरस को देख रहे थे और वायरस के बारे में पढ़ लिए थे और अंत में इस बात को समझे थे कि वायरस किसी भी दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं है। पौधे में भी रोग फैलाते हैं और जंतु में भी रोग फैलाते हैं। जंतु यानी कि मानव में भी रोग ही फैलाते हैं। लेकिन इस बात को समझे थे कि जो वायरस पौधे में रोग फैलाते हैं वे जंतु अर्थात मानव में रोग नहीं फैला सकते, क्योंकि जो प्लांट वायरस है वो एनिमल वायरस है। उनके जो कंपोजिशन है यानी कि वो किससे बने हुए हैं वो बिल्कुल अलग अलग थे। आप देखे थे ना कि जो एनिमल वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, हालांकि कुछ एनिमल वायरस में अपवाद स्वरूप आरएनए है। वहीं प्लांट वायरस में क्या था? आरएनए था। तो दोनों वायरस अलग अलग हैं। जो पौधे में रोग फैलाते हैं वे पौधे में ही फैलाते हैं और जो मानव में या फिर जंतु में रोग फैलाते हैं वे जंतु में ही रोग फैलाते हैं। तो पौधे पर जो रोग फैलाते हैं वायरस वो खासकर परीक्षा में उतने पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। तो वो देख लिए थे ना कौन कौन रोग है। आइए अब हम मानव शरीर में वायरस के द्वारा होने वाले रोगों को देखते हैं। जो प्रमुख है उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे। और ध्यान दीजिए कि मानव के शरीर में किसी भी सूक्ष्मजीव के कारण जो रोग होते हैं वे संक्रामक होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। चाहे हवा के द्वारा फैल जाए, संपर्क के द्वारा फैल जाए, वायु के द्वारा फैल जाए, जल के द्वारा फैल जाए, भोजन के द्वारा फैल जाए, किसी भी माध्यम से फैल जाए। तो कोई भी सूक्ष्म जीव हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, फंगी हो, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला रोग संक्रामक होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे रोग होते हैं जो पोषक तत्व के अभाव में होते हैं, यानी प्रोटीन की कमी से हो गया। जैसे मैरस्मस रोग का नाम सुने आप, वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। वे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है। तो जो रोग किसी पोषक तत्व के कमी से हो, किसी न्यूट्रिएंट के कमी से हो, वे रोग फैलते नहीं है। जिन व्यक्ति में वे न्यूट्रिएंट की कमी होगी उसी में ही होगी और उस जिसमें वो न्यूट्रिएंट है उसमें नहीं होगा। इसके अलावा एक और रोग होते हैं आनुवंशिक रोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते। इसको हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा को था, पिता को होगा, फिर उनके बच्चे को होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। तो जो रोग आनुवंशिक होते हैं ना वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो यहां पर दो बातें आप याद रखिएगा कि जो रोग किसी सूक्ष्म जीव के कारण हो रहा है वे रोग संक्रामक होते हैं, किसी भी सूक्ष्म जीव के कारण क्यों ना हो। और वैसे रोग जो पोषक तत्व के कमी के कारण होते हैं या फिर आनुवंशिक होते हैं वे रोग फैलते नहीं। और मानव के शरीर में वायरस के कारण भी रोग होता है, बैक्टीरिया के कारण भी रोग होता है, फंगी के कारण भी रोग होता है। सबका चर्चा हम इसी चैप्टर में करने वाले हैं। लेकिन मानव के शरीर में जितने भी सूक्ष्म जीवों के कारण रोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक रोग वायरस के द्वारा होता है। सबसे खतरनाक रोग यानी वायरस के द्वारा जंतु या मानव में जो रोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों के तुलना में। वायरस के द्वारा फैलाए गए कई सारे रोग का कोई इलाज अब तक यानी वर्तमान समय में भी उपलब्ध नहीं है।
इसके विपरीत आगे जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग, जितने भी रोग है, सबका सफलतम इलाज उपलब्ध है और उनको 100% दूर किया जा सकता है। लेकिन वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं वे बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं। और वायरस के द्वारा जो खतरनाक रोग होता है, ऐसा क्यों होता है कि अभी जो मेडिकल हिस्ट्री है, यानी कि मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर में अधिकांश बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए होता है। मेडिकल हिस्ट्री में या मेडिकल इंडस्ट्री में या मेडिकल क्षेत्र में अधिकांश रोगों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के द्वारा होता है और वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों पर कोई एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। और एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होने के कारण ही वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग बड़े ही खतरनाक होते। कई रोग वायरस के द्वारा ऐसे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, मर जाना ही सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। ऐसे रोग के बारे में हम देखेंगे। तो वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, कईयों का इलाज उपलब्ध नहीं है। वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। तो सवाल है कि वायरस का बीमारी का इलाज कैसे होता है? तो वायरस के द्वारा जो फैलाए जाने वाले रोग है, कुछ अपने आप ठीक होता है। 1 सप्ताह लोग पीड़ित रहते हैं उस रोग से और उसके बाद अपने आप क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। जिसका कोई इलाज नहीं है, तो वायरस यानी कोई दवाई नहीं है जिस बीमारी का, तो उस बीमारी का इलाज डॉक्टर लक्षण के आधार पर करते। यानी वायरस के द्वारा रोग फैल गया, उसका कोई दवाई नहीं है, तो कैसे इलाज करेंगे? तो लक्षणों को देखकर। मतलब रोगी को बुखार है तो बुखार वाला टेबलेट चलेगा, रोगी को खांसी है खांसी वाला टेबलेट चल रहा है, कोई उसका प्रत्यक्ष दवाई उपलब्ध। वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले अधिकांश रोगों का इलाज लक्षण आधारित होते हैं, उन पर कोई एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। आइए प्रमुख रोगों के बारे में जानते हैं। और सबसे पहला रोग है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा में पहले डॉक्टर लोगों ने इन को हटा दिया, आगे चलकर जनता ने एंजा को ही हटा दिया। दोस्तों बच गया क्या? फ्लू। यानी इस रोग को साधारण नाम हम किस रूप में जानते हैं? फ्लू। जितने भी टाइप का फ्लू का नाम सुने होंगे, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू वगैरह वगैरह फ्लू, वे सारे फ्लू वास्तव में क्या है? इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा को शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है? फ्लू के नाम से जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा को शॉर्ट में फ्लू के नाम से जाना जाता है। और यह एक ऐसी बीमारी है जो विश्व के प्रत्येक विकसित और विकासशील दोनों ही देश में, यानी बड़े से बड़े डेवलप्ड कंट्री जो है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, और विकासशील देश इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, या जो सबसे खराब कंट्री है अफ्रीकन कंट्री में जिसका नाम शामिल है, उन सभी देशों में, यानी कहिए कि ये ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर इन्फ्लुएंजा अर्थात फ्लू रोगों का प्रसार नहीं है। हर देश में पाया जाता है। और इस इन्फ्लुएंजा जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम है मैक्सो वायरस। क्या नाम है दोस्तों? मैक्सो वायरस नाम है। इन्फ्लुएंजा जो विश्व के तमाम विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित देशों में मौजूद है, जिसको साधारण अर्थों में फ्लू कहते हैं, यह किस वायरस कारण होता है? मैक्सो वायरस के कारण होता है। हिंदी में भी यही नाम है, मैक्सो वायरस के कारण। अब यह रोग फैलता कैसे है, होता कैसे दोस्तों? तो जिनको इन्फ्लुएंजा है, जो इन्फ्लुएंजा के रोगी है दोस्तों, वह रोगी ही इन्फ्लुएंजा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं। जो इन्फ्लुएंजा के रोगी हैं,
जो इन्फ्लुएंजा के रोगी है उस रोगी का एक समान सा लक्षण होता है दोस्तों कि वे छींकते रहते हैं। ठीक है, वे छींकते रहते हैं, हमेशा छींकते रहेगा। जिसको इन्फ्लुएंजा हमेशा नहीं, एक निश्चित समय अंतराल के बाद रोगी क्या होते रहते हैं, छींकते रहते, छींकते रहते, छींकते रहते। और रोगी के छींक के साथ ही यह वायरस जो है मैक्सो वायरस सीधे कहां पहुंच जाता है, हवा में पहुंच जाता है। यानी जो व्यक्ति इन्फ्लुएंजा से ग्रसित है वे छींकते रहते हैं और वायरस को कहां छोड़ते रहते हैं, हवा में छोड़ते रहते हैं। और हवा से ही यह प्रवेश कर जाता है किसमें, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में जो उस हवा में क्या कर रहा है, सांस ले रहा है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति में इन्फ्लुएंजा का जो वायरस पहुंचता है किस माध्यम से पहुंचता है, और हवा में इस वायरस को कौन लाता है, कैसे लाता है। ठीक, इसलिए एक सामान्य सी आदत यह है कि छींक के साथ मुंह पर रुमाल ले लीजिए, वरना असर क्या हो रहा आप देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि कोई भी वायरस आपके शरीर में हवा के माध्यम से घुसा है तो निश्चित तौर पर वे आपके किस भाग में पहुंचेंगे, फेफड़ा में, फेफड़ा में नहीं पहुंचेंगे। जो भी सूक्ष्म जीव हवा के माध्यम से पहुंचते हैं वे अंत में श्वसन मार्ग में प्रवेश करके फेफड़ा में चले जाते, ठीक है। और जो वायरस भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा फैलता है वो सीधे पेट में जाता है। तो यह इन्फ्लुएंजा का वायरस सीधे असर जाकर कहां पर करेगा, क्या यह पेट, आंत पर असर कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि यह हवा के द्वारा फैल रहा है। तो हवा के द्वारा फैलकर ये स्वस्थ व्यक्ति के कहां पहुंच गया दोस्तों, फेफड़ा में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, फेफड़ा में। और फेफड़ा में 1 से 4 दिन तक यह बिल्कुल कुछ नहीं प्रभाव दर्शाता है। 1 से 4 दिन तक यह वायरस प्रजनन करके, ठीक है, क्या करके, प्रजनन करके, यह वायरस जो है प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाता है। प्रजनन करके क्या करता है, हाँ, प्रजनन करता है, यानी संख्या बढ़ाता है। कितने दिन तक, 1 से 4 दिन तक। फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद 4 दिन के बाद असर चालू हो जाता है, ठीक है। 4 दिन के बाद, यानी आपके शरीर में जैसे ही ये मैक्सो वायरस प्रवेश किया तो असर 4 दिन के बाद शुरू होता है, क्योंकि 4 दिन तक वायरस सिर पे अपनी संख्या बढ़ाने में लगा रहता है। और इसका जो मुख्य असर है सबसे पहले कि 101 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आता है। सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है दोस्तों, बुखार, 101 से 104 डिग्री बुखार। उसके बाद आपके शरीर में कंपन होगा, ठीक है, कंपन, थरथराहट जैसे महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद कमजोरी फीलिंग होगा, लगेगा कि हमारे शरीर में कोई बल नहीं रह गया, हम कोई कार्य करने योग्य नहीं रह गए हैं। और सबसे आम लक्षण, नाक से भारी मात्रा में पानी बहना, ठीक है, नाक से भारी मात्रा में पानी बहना, ठीक है। एक बीमारी होता है बलगम निकलता है उसमें नाक से, इसमें बलगम नहीं निकलता है बल्कि क्या निकलता है, नाक से भारी मात्रा में पानी निकलना इस रोग के सामान्य लक्षण है दोस्तों, सामान्य लक्षण। यानी कि इन्फ्लुएंजा का जो प्रारंभिक लक्षण है वह है बुखार, बुखार के साथ पूरे शरीर में कंपन होना। और निश्चित तौर पर दोस्तों जब भी शरीर बुखार से पीड़ित होता है तो वो अपने आप किससे पीड़ित हो जाता है, कमजोरी अपने आप आ जाती है, क्योंकि बुखार में शरीर पोषक तत्वों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता है, ठीक है, इसलिए कमजोरी आ जाती है और नाक से भारी मात्रा में पानी बहने लगता है। अब कहिएगा इलाज क्या है, कोई इलाज नहीं। इन्फ्लुएंजा होने के बाद रोगी 3 से 4 दिनों के बाद अपने आप क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। यानी इस रोगों का प्रसार इतना अधिक हो चुका है कि लगभग व्यक्तियों के शरीर में इसके प्रति इम्यून सिस्टम विकसित हो गया है।
आप देखे होंगे कि खांसी मौसम बदलने पर अचानक खांसी बुखार आ जाती है और 3 से 4 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है वो दवाई भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत तो ऐसा भी है जो खांसते खांसते रोग को ही भगा देते हैं। क्या तो इन्फ्लुएंजा समझे कि ना, यानी कोई प्रत्यक्ष इलाज उपलब्ध नहीं है। एक दो दवाई है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एस्पिरिन है, सेट्रिजीन है, लिवोसेट्रिजीन है, ये सब दवाई इनसे आराम दिलाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये लक्षण आधारित दवाई है, यानी कि एस्पिरिन, सेट्रिजीन, लिवोसेट्रिजीन ये दवाई इन्फ्लुएंजा को दूर करने वाली दवाई नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंजा के लक्षण को खत्म करने वाला दवाई है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के लक्षण को खत्म करने दवाई है। हालांकि दवाई लेना है तो बिना डॉक्टर की इजाजत से नहीं लेना है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, आप समझे इन्फ्लुएंजा को पूरी तरह से। इन्फ्लुएंजा का साधारण नाम क्या है? फ्लू है। और इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण होता है? मैक्सो वायरस के कारण होता है। किस कारण होता है? मैक्सो वायरस कारण होता है। और मैक्सो वायरस स्वस्थ व्यक्ति में किसके द्वारा फैलता है? हवा का। यानी इन्फ्लुएंजा के वायरस किसके माध्यम से फैलते हैं? इन्फ्लुएंजा में रोगी के कौन से अंग खराब होते हैं? फेफड़ा। प्रारंभिक लक्षण आप समझ ही गए। अब है दोस्तों कि एक बात आप पहले ही समझे हैं कि वायरस पर, किसी वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं उनका प्रत्यक्ष इलाज आज भी उपलब्ध नहीं है। वायरस के रोगों को अगर हम पूरी तरह से इराडिकेट करना चाहे तो उसका एक बहुत ही अच्छा समाधान है कि उसका हम टीका बना ले, वैक्सीन बना ले। वैक्सीन के द्वारा वायरस पर जीत हासिल की जाती है। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है पोलियो। जो टीका, पोलियो का कोई दवाई नहीं है, ठीक है, एक बार पोलियो हो जाने पर उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे बचने के लिए टीका लगाकर हम बच सकते। तो वायरस को, रोगों को अगर खत्म करना है तो उसका टीका बनाना पड़ता है, वैक्सीन बनाना पड़ता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस है कि इसका वैक्सीन बनाना भी बड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है, और वायरस का क्या नाम बोले थे? मैक्सो वायरस ना। तो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है मैक्सो वायरस, इसका टीका बनाना भी थोड़ा कठिन है। और टीका बनाना क्यों कठिन है मैक्सो वायरस का? क्योंकि ये वायरस भी अपने स्ट्रेन यानी कि कंपोजिशन को क्या कर लेते हैं? बदलते रहते हैं। जैसे मैक्सो वायरस यानी का एक कंपोनेंट आपको हम बता रहे हैं H1N1। H1N1 ये मैक्सो वायरस यानी इन्फ्लुएंजा वायरस फैलाने वाला का स्ट्रेन है। ये WHO के द्वारा प्रस्तावित नाम है H1N1। इसके द्वारा बर्ड फ्लू होता है। क्या होता है? बर्ड फ्लू। तो हमने ब्लड फ्लू से बनने के लिए वैक्सीन बनाना चालू किए, और जब तक वैक्सीन बना तब तक वायरस को भी पता चल गया कि कुछ हो रहा है। ठीक है, इतना दिन से कुछ हो रहा है, वैक्सीन बनकर तैयार है तो वायरस भी तैयार है। चलो अब हम H5N1 बन जाते हैं और अब हम बर्ड फ्लू नहीं, क्या फैलाएंगे? स्वाइन फ्लू। अब H1N1 वाला वैक्सीन इस पर काम नहीं करेगा। अब वैज्ञानिक इस पर अंदाज लगाएंगे इसका वैक्सीन बना लेते हैं, तब तक वायरस भी चेतले है, बनाते जाओ, हम बदलते जाएंगे तो करेंगे क्या? तो इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है कोरोना वायरस की तरह ही स्ट्रेन बदलते रहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेन पर कारगर टीका सभी स्ट्रेन पर कारगर हो जाए। तो इसका टीका बनाना भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि वायरस बड़ी तेजी के साथ अपने संगठन को या अपने स्ट्रेन को बदल लेते हैं। ठीक है, H1N1 जहां बर्ड फ्लू वाला स्ट्रेन है तो वहीं बदलकर H5N1 जो होता है वे स्वाइन फ्लू फैला रहे। क्लियर है? इन्फ्लुएंजा समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? इन्फ्लुएंजा कौन से अंग को प्रवेश कराता है? मतलब कौन से अंग को क्षतिग्रस्त करता है? फेफड़ा को क्षतिग्रस्त करता है। क्लियर है? किसके द्वारा फैलता है? और वायरस का नाम? आइए दूसरा बीमारी पर हम जिक्र करते हैं। इन्फ्लुएंजा को बेहतर तरीके से समझे ना? आइए,
वायरस के द्वारा दूसरी जो सबसे प्रचलित और परीक्षा में काफी बार पूछा जाने वाला दूसरा रोग है दोस्तों पोलियो। ठीक है, पोलियो डॉक्टरी भाषा में पोलियो को पोलीमाइलिटिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलीमाइलिटिस। ठीक है, तो एक ही नाम है, चाहे आप पोलियो कहिए या पोलीमाइलिटिस कहिए। ठीक है, एक ही बात है। तो पोलियो या पोलीमाइलिटिस ये जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम ही रख दिया गया, क्या? पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस यानी पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण ही होता है। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होता है। और दूसरा नाम इसका क्या है? पोलीमाइलिटिस है। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पोलीमाइलिटिस। अभी यह बीमारी जो है, यह बीमारी होने का चांस तब होता है जब आप गंदे भोजन का सेवन कर रहे हो, ठीक है, गंदे जल का सेवन कर रहे हो या फिर गंदे दूध का सेवन कर रहे। ये तीन स्थितियां काफी है पोलियो होने के लिए। यानी पोलियो का जो वायरस है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में गंदे भोजन या गंदे जल या फिर गंदे दूध के माध्यम से जा पहुंचते हैं। तो एक व्यक्ति जो गंदे भोजन, गंदे जल, गंदे दूध का सेवन कर रहा है, गंदा मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेवन कर रहा है तो निश्चित ही उसे पोलियो होने की संभावना अत्यधिक है। तो इन तीन चीजों के माध्यम से पोलियो वायरस एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। और दोस्तों, अगर इन तीन चीजों से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करेगा तो निश्चित ही पोलियो वायरस फेफड़ा में तो नहीं जाएगा। कहां जाएगा दोस्तों? आहार नाल में। जो वायरस हवा के द्वारा फैलते हैं वे फेफड़े में जाकर फेफड़ा को क्षतिग्रस्त करते, और जो इन सब माध्यम से फैलते हैं वो आहार नाल में प्रवेश करते। आहार नाल से यात्रा करते करते यह हमारे आंत में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? आंत में पहुंचता है, यानी छोटी आंत में, जहां भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। अब जानते होंगे कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में न सिर्फ भोजन का पाचन होता है पूरी तरह से, बल्कि पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। ये चैप्टर हम आगे काफी डिटेल में देखने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को। लेकिन आप यहां समझिए कि छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाता है और पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण। तो जब यह पोलियो का वायरस हमारे आंत में प्रवेश कर जाता है तो आंत में जैसे ही, छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है तो जैसे ही छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है तो भोजन अवशोषित करके रक्त में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? वायरस भी कहां चला जाता है? रक्त में। यानी वायरस अब आंत से कहां पहुंच गया है? रक्त में पहुंच गया है दोस्तों, रक्त में पहुंच गया है। और रक्त में पहुंचने के बाद ये पहुंचता है हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? मस्तिष्क में पहुंच जाता है। और वायरस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यात्रा करके ये मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। जरा सा भी भनक नहीं लगता है कि पोलियो का वायरस गति मतलब मस्तिष्क की यात्रा पर है। यानी कि अगर आपके आहार नाल में पोलियो वायरस प्रवेश कर गया तो क्या लक्षण कोई उत्पन्न होते हैं शरीर में? बिल्कुल नहीं। पोलियो का वायरस आंत में पहुंच जाते हैं तब कोई लक्षण उत्पन्न होता है? शरीर में कुछ नहीं। अब यह अवशोषित भोजन जैसे ही रक्त में पहुंचता है, वायरस भी उसी के साथ रक्त में पहुंचता है। रक्त में पहुंचते पहुंचते यह कहां पहुंचता है? अंत में मस्तिष्क पर। और यही इसका अंतिम ठिकाना है दोस्तों। यह इसका क्या है? अंतिम ठिकाना है। और मस्तिष्क के ऐसे कोशिकाओं को नष्ट कर देता है दोस्तों, ऐसे कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जो कोशिकाएं कंट्रोल रखते हैं किस पर? हाथ और पैर पे। मस्तिष्क न्यूरॉन कोशिकाओं का बना हुआ है। किस कोशिकाओं का?
और न्यूरॉन कोशिकाओं के द्वारा ही मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों पर कंट्रोल रखता है और ये वायरस मस्तिष्क में पहुंच करके उन न्यूरॉन कोशिकाओं को नष्ट करता है जो न्यूरॉन कोशिका हमारे हाथ और पैरों को कंट्रोल करता है। और जैसे ही न्यूरॉन सेल्स इस वायरस के द्वारा नष्ट होता है, मस्तिष्क का कंट्रोलिंग पावर हाथ और पैर पर से हट जाता है और फिर मानव उन हाथ या पैर का या दोनों में अगर हो गया हो तो ज्यादा प्रभावी किस पर होता है? या पैर पर, यानी कि लगभग 70 से 80% केस में यह पैर में प्रभावी होता है। कुछ केसों में यह हाथ पर और बहुत कम केसों में यह दोनों पर प्रभावी होता है। तो न्यूरॉन सेल ही नष्ट हो गया, ब्रेन का कंट्रोलिंग सिस्टम ही नष्ट हो गया और न्यूरॉन कोशिका ऐसी कोशिका है दोस्तों हमारे शरीर में कि वह नया नहीं बनता है। इसीलिए वायरस जब उन कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और मस्तिष्क का कंट्रोल हाथ या पैर या दोनों पर से हट जाता है तो फिर इसका हम कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते। यानी कि यह रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, और खासकर मस्तिष्क के उन कोशिकाओं को जो किस पर कंट्रोल रखते हैं। अधिकांश केसों में यह किस पर प्रभावी है? पैर पर। और एक बार पोलियो हो जाने पर उसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। पोलियो हो गया तो हो गया, क्योंकि नए न्यूरॉन कोशिकाओं को बनाए ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई कोशिका विभाजन होता ही नहीं। तो पोलियो हो जाने पर उसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो इस रोग से बचने के लिए 100% सुरक्षित टीका उपलब्ध है। 100% तो नहीं होते हैं कोई टीका, 99% सुरक्षित टीका उपलब्ध है। और भारत में वर्ष 2014 में ही, किसमें? वर्ष 2014 में ही पोलियो फ्री कंट्री बन चुका है। ठीक है, पोलियो फ्री कंट्री, यानी कि 2014 में ही भारत को पोलियो फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट WHO ने प्रदान किया गया है। तो पोलियो रोग भारत में पूरी तरह से मिटा दिया गया है और भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व से खत्म कर दिया गया है इस रोग को। अब यह रोग समूचे विश्व में केवल 2 जगह है, एक पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में है और दूसरा अफगानिस्तान में है। बाकी सभी देशों से पोलियो को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। पोलियो कहीं नहीं, और भारत 2014 में ही खत्म हो गया। तो अब यह रोग विश्व के 2 ही देशों में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान। वो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसलिए नहीं है कि इन देशों को टीका नहीं है, बल्कि पोलियो का टीका फ्री में उपलब्ध करवाता है WHO गरीब देशों को। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टीके का कमी नहीं है, बल्कि वहां पर कुछ रूढ़िवादी लोग रहते हैं, पुराने विचारों का लोग रहते हैं, जो टीका पिलाने ही नहीं देते हैं। उनका कहना है टीका पिलाने से धर्म नष्ट होगा वगैरह वगैरह। और यही एक कारण है कि वहां आज भी मामले आ रहे हैं। छोटे से प्रांत में, नहीं कि पूरा पाकिस्तान या पूरा अफ्रीका, छोटे से प्रांत में पोलियो आज भी कायम है। टीका नहीं पिलाने के कारण उसको पूरी तरह से इराडिकेट नहीं किया गया है। क्लियर है दोस्तों? और इस रोग से बचने के लिए पूर्ण सुरक्षित टीका उपलब्ध है और डरने वाली बात तो है नहीं। पोलियो फ्री कंट्री है 2014 में ही। इससे पहले यानी कि 2000 से लेकर के अब तक 2011 में एक मामला आया था पश्चिम बंगाल में। 2000 ईस्वी से लेकर आज 2022 है ना, इतने वर्षों में एक मामला 2011 में सामने आया था और वह मामला था कोलकाता, पश्चिम बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? 2011 में। उसके बाद कहीं पर भी पोलियो की ना तो कोई रिपोर्टिंग हुई, ना ही कोई मामला सामने आया है अब तक। क्लियर है दोस्तों? पोलियो समझ गए। अब निश्चित ही इनका जो टीका बनाया है उसका नाम जानना बहुत जरूरी है और टीके को जो विकसित किया है उनका नाम है जॉन सलाक। क्या नाम है? जॉन सलाक।
जॉन सलाक ने टीके को विकसित किया है। टीका यानी वैक्सीन को विकसित किया है। ठीक है, पोलियो को टीका को किसने विकसित किया? जॉन सलाक ने विकसित किया। इसलिए पोलियो के टीके को साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। जॉन साल्क ने पोलियो के टीका को खोजा था या उसको बनाया था, और यही कारण है कि पोलियो के टीके को साल्क टीका के भी नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि साल्क टीका किस रोग में उपयोगी है, तो पोलियो के रोग में। हालांकि जॉन साल्क का जो टीका है वो इंजेक्टेड टीका है। क्या है? हाँ, जॉन साल्क का जो टीका है वो इंजेक्टेड है, यानी कि उसको इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है, जॉन साल्क ने जो पोलियो का टीका खोजा था वह टीका इंजेक्टेड टीका है, इंजेक्टेड वैक्सीन है, यानी सुई के माध्यम से शरीर में प्रवेश किया जाता है। और वर्तमान समय में जितने भी विकसित देश हैं वो इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन ही लगवा रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों में पोलियो ड्रॉप चल रहे हैं। पोलियो ड्रॉप का खोज आगे चलकर हुआ, और पोलियो ड्रॉप का खोज करने वाले थे अल्बर्ट सेबिन। कौन थे? अल्बर्ट सेबिन। अल्बर्ट सेबिन ने आगे चलकर और 1957 में पोलियो ड्रॉप की खोज किया था। ठीक है, पोलियो ड्रॉप का खोज किया था। इंजेक्टेड टीके से थोड़ा सस्ता होता है पोलियो ड्रॉप, और स्वाभाविक है कि बच्चा को इंजेक्टेड से अच्छा ड्रॉप ही रहेगा। तो विकासशील देशों में पोलियो ड्रॉप ही पिलाए जाते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन विकसित देशों में, जब अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यहां पर इंजेक्टेड पोलियो ड्रॉप लगाए जाते हैं। क्लियर हो गया? पोलियो समझे? एक बार आइए फिर से पोलियो पर। सबसे पहले पोलियो वायरस के कारण ही होता है। इन्फ्लुएंजा का अलग था, मैक्सो वायरस अलग नाम था, लेकिन इसके नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो। और पोलियो का एक दूसरा नाम भी पोलीमाइलिटिस। ठीक है, पोलियो वायरस होने की संभावना किसके द्वारा होता है? हाँ, गंदे भोजन, जल या दूध के कारण होता है, और ये ज्यादातर बच्चों में ही होता है दोस्तों। 6 महीना से लेकर के 3 वर्षों के बच्चों में यह ज्यादा प्रभावी रहता है। ठीक है, 6 महीना से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों में यह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है यह वायरस। और यह वायरस किसको ग्रसित कर देते हैं? मस्तिष्क, यानी किस अंग को प्रभावित करते हैं? और याद रखना है कि मस्तिष्क के उन न्यूरॉन कोशिकाओं को यह क्षतिग्रस्त करता है जिन न्यूरॉन कोशिकाओं का कंट्रोल हमारे हाथ और पैर पर होता है। भारत को पोलियो फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट कब मिला? यानी 2014 में ही भारत से पोलियो पूरी तरह, उससे काफी पहले खत्म कर दिया गया था, लेकिन सर्टिफिकेट 2014 में मिला। लेकिन आप भारत ही नहीं, पूरे विश्व से पोलियो को समाप्त कर दिया गया है। पोलियो को टीका किसने विकसित किया? जॉन साल्क ने। जॉन साल्क का पोलियो टीका कैसा था? इंजेक्टेड था, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाने वाला टीका इंजेक्टेड टीका कहलाता है। विकसित देशों में इंजेक्टेड टीका ही दिए जाते हैं आज भी, वर्तमान समय में भी। ठीक है, बहुत आगे चलकर यानी जॉन साल्क के बाद अल्बर्ट सेबिन ने किसका खोज किया? पोलियो ड्रॉप वैक्सीन का। और वर्तमान में भारत जैसे देशों में ड्रॉप यानी पोलियो ड्रॉप वैक्सीन ही चलते हैं। ठीक है, पोलियो से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है ड्रॉप पीजिए, नहीं तो पोलियो हो जाने पर कोई इलाज नहीं है। सब पिए होंगे, आने वाले जनरेशन में पिलाते रहिएगा। जितनी बार पोलियो का ड्रॉप पिलाना है उतनी बार पिलाते रहिएगा। ठीक है, पहले तो सेंटर बनते थे, हम लोगों के जमाने में सेंटर बना करता था जहां पर बच्चों को लेकर ले जाया जाता था। बाद में पता चला सरकार को सेंटर पर आधा आदमी जो जाता ही नहीं है, तो घरे घरे, तो अब तो घरे घर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत घर में रहने की है कि जब ड्रॉप पिलाए अब घर पर हो। आइए अब आपको 3 ऐसे रोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनके लक्षण हूबहू यानी कि एकदम समान है। ठीक है, 3
वायरस के द्वारा होने वाले ऐसे रोग हम आपको बता रहे हैं अब, जिनके लक्षण बिल्कुल क्या है, हालांकि वे अलग अलग वायरस के कारण हो रहे हैं, लेकिन लक्षण बिल्कुल क्या है, समान है। और ये वो रोग है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी प्रभावित हो ही जाते हैं। आइए दिखाते हैं वो 3 रोग को। वो 3 रोग में पहला है मीजल्स, यानी क्या, खसरा। उसके बाद स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, इसको कहते हैं चेचक। ठीक है, सही करिएगा अगर नोट में थोड़ा गलत होगा तो। तीसरा है चिकन पॉक्स, ठीक है, इसको कहते हैं छोटी माता। सही करिए ना। स्मॉल पॉक्स का हिंदी क्या है, उसको चेचक करिए। हाँ, चिकन पॉक्स को क्या करिए, छोटी माता। कर लिए, थोड़ा मिस्टेक है नोट्स में। तो देख लिए रोग कौन कौन है, खसरा, चेचक और छोटी माता। मीजल्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। मीजल्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, तीनों ही रोग के लक्षण एक जैसे ही हैं, लेकिन तीनों अलग अलग वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, मीजल्स यानी खसरा किस वायरस के कारण होता है, तो मोरबिली वायरस के कारण होता है। किस वायरस कारण, मोरबिली। और इस वायरस का एक दूसरा नाम है रूबेओला, रूबेओला, ठीक है, रूबेओला। तो खसरा बीमारी जो होता है दोस्तों, ये मोरबिली या रूबेओला वायरस के कारण होता है, मोरबिली या रूबेओला वायरस के कारण। ये जो स्मॉल पॉक्स है, ये भेरिओला वायरस के कारण होता है, भेरिओला वायरस के कारण होता है, ठीक है, भेरिओला वायरस के कारण होता है। और ये चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता कहते हैं, सुधार लिए ना सब नोट्स में, ये होता है भेरिसेला जोस्टर, ठीक है, भेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। तो तीनों ही रोग अलग अलग वायरस के कारण हो रहे हैं। खसरा मोरबिली या रूबेओला वायरस के कारण होता है, चेचक भेरिओला वायरस के कारण होता है, और छोटी माता भेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। और तीनों ही रोग दोस्तों संक्रामक नहीं, अति संक्रामक, हाईली इन्फेक्टेड आप इसको कह सकते हैं। तीनों ही रोग के विषाणु जो हैं, या किसके द्वारा फैलते हैं, हवा के द्वारा फैलते हैं। तीनों ही रोग के विषाणु हवा के द्वारा फैलते हैं, और फैलते ही दोस्तों यह अति संक्रामक होते हैं, हाईली स्प्रेडेड आप कह सकते हैं, हाईली इन्फेक्टेड कह सकते हैं, यह रोग होता है। इस रोग यह इतनी तेजी के साथ फैलता है दोस्तों कि अगर घर में एक को हो गया तो बारी बारी से सबको होता है। और अगर कोई रोगी घूम गया मोहल्ला में, तो क्या कहिए, मोहल्ला में सबको बारी बारी से होता है। कभी तो महीनों तक मोहल्ला को या एक पूरे क्षेत्र को यह ग्रसित करके रखता है। तो ये तीनों ही वायरस, मोरबिली या रूबेओला वायरस कहिए, भेरिओला वायरस कहिए, भेरिसेला जोस्टर वायरस कहिए, तीनों ही वायरस हवा के द्वारा बहुत तेजी के साथ फैलते हैं। और तीनों ही रोगों के समान लक्षण है, यानी एक जैसे लक्षण है। सबसे पहले आपको फीलिंग किसकी होगी, कमजोरी की। उसके बाद आपको आएगा क्या, हल्का बुखार आएगा। क्या आएगा, हल्का बुखार आता है। खसरा हो, चेचक हो या फिर छोटी माता हो, सबके लक्षण एक जैसे हैं। शुरुआत में आपको कमजोरी लगेगा, फिर हल्का बुखार, ठीक है, फिर आपको शुरू होगा नाक से पानी जाना।
लेकिन इन्फ्लुएंजा वाला स्थिति नहीं होता है, थोड़ा कम मात्रा में नाक से पानी निकलता है। और उसके बाद चेहरे पर लाल लाल दाने निकलते हैं, या इंग्लिश में कहे तो रेसेज निकलते हैं, जो धीरे धीरे पूरे शरीर में, ठीक है, जो धीरे धीरे दोस्तों पूरे शरीर में फैल जाता है। यानी लाल लाल दाने निकलने की शुरुआत कहां से होती है? चेहरे से होती है, और फिर धीरे धीरे फैलते रहता है, फैलते रहता है, फिर पूरे शरीर को अपने चपेट में ले लेता है। यानी पूरे शरीर में यह लाल लाल दाने हो जाते, तीनों ही रोगों में, खसरा में भी, चेचक में भी और छोटी माता, तीनों ही रोग के समान लक्षण है। जब होने वाला रहेगा या वायरस शरीर को इन्फेक्टेड कर चुका है तो शुरुआत में कमजोरी, फिर हल्का बुखार, फिर नाक से पानी जाना, चेहरे पर लाल लाल दाने जो पूरे शरीर में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। अब दोस्तों कि इसका प्रत्यक्ष इलाज किसी का नहीं है, ना तो सीधा इलाज खसरा का है, ना ही सीधा इलाज चेचक का है, ना ही छोटी। अब ऐसे हम शुरुआत में ही समझे थे कि वायरस के द्वारा होने वाले रोग का अभी भी सफलतम इलाज उपलब्ध, तो इन तीनों ही रोगों का कोई सफलतम इलाज उपलब्ध नहीं है। अगर इसका भी इलाज होगा तो लक्षण आधारित इलाज होगा। उदाहरण स्वरूप लाल लाल दाने आने पर बहुत तेज खुजली वाला प्रकट होगा तो आपको खुजली की दवाई दे दी जाएगी। बहुत बुखार आ रहा है, बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल दे दिया जाएगा। तो इसका कोई सीधा प्रत्यक्ष इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इलाज होते हैं और लक्षण आधारित इलाज होते हैं। और दोस्तों इन तीनों ही रोग में सबसे खतरनाक जो है वो कौन है? स्मॉल पॉक्स, सबसे खतरनाक। आजादी से पहले किसी एक मोहल्ला में चेचक होता था, बारी बारी से मोहल्ले के लोग मरने लगते थे, इतनी खतरनाक थी यारो। चेचक सबसे ज्यादा खतरनाक है, खसरा और चिकन पॉक्स बिल्कुल खतरनाक नहीं है। खसरा और चिकन पॉक्स अगर होता है तो रोगी को स्वस्थ वातावरण में रखिए, आसानी से पच जाने वाला भोजन दीजिए, रोगी अपने आप ठीक हो जाता। बात को समझे कि नहीं समझे? खसरा और चिकन पॉक्स में अगर हो रहा है किसी रोगी को तो अपने आप ये 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। 1 सप्ताह तक रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना है और जो आसानी से पच जाने वाला भोजन देना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन देना है, वसा युक्त भोजन नहीं देना है, तो रोगी अपने आप 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी खतरनाक रोग है, हो जाने के बाद मरने तक की आशंका रहती है। लेकिन इस रोग को भारत सरकार ने हम आपके जन्म से पहले ही लगभग 1977 में ही पूरी तरह से क्या कर चुका है? खत्म कर चुका है। यानी कि चेचक को भारत से 1977 में ही पूरी तरह से इराडिकेट कर दिया गया है। अब यह चेचक नाम की कोई रोग भारत में नहीं है। पूरी तरह से पोलियो भी खत्म हो गया है, चेचक भी खत्म हो गया है। ठीक है, अब या तो खसरा या फिर छोटी माता है जो उतने खतरनाक नहीं है। लेकिन यह 2 स्थितियों में खतरनाक होता है, जब नवजात शिशु को यह रोग हो जाए या फिर गर्भवती महिलाओं को यह रोग हो जाए। खसरा और छोटी माता रोग आपको बहुत खतरनाक नहीं है, अपने आप ठीक होने वाले रोग है, लेकिन 2 स्थितियों में ये खतरनाक होते हैं। एक, या तो नवजात शिशुओं को यह रोग हो जाए तब खतरनाक हो सकता है, अर्थात उनकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है, और दूसरा गर्भवती महिलाओं को हो सकता है, उस स्थिति में खतरनाक हो सकता है। यानी कि गर्भवती महिलाओं के गर्भपात होने की संभावना, एबॉर्शन होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि गर्भ में ही शिशु का मृत्यु ना हो जाए। तो 2 स्थितियों में दोस्तों खतरनाक है। 2 स्थितियों में अगर खसरा और छोटी माता होता है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर से सलाह की अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं।
भारत सरकार ने चेचक को कब खत्म किया? 1977 में किया है। खसरा, चेचक या छोटी माता तीनों के ही वायरस किसके द्वारा फैलते हैं? हवा के द्वारा फैलते हैं। कोई प्रत्यक्ष इलाज उपलब्ध नहीं है। कोई प्रत्यक्ष इलाज उपलब्ध नहीं है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्लियर है बात? समझे? कोई दिक्कत? तो इन्फ्लुएंजा समझे, पोलियो समझ गए, तीनों रोग को समझ गए ना। एक दो पॉइंट जो नोट्स में नहीं है वो क्वेश्चन में जरूर है, इसीलिए आप लोग नोट करते। जैसे 1977 नहीं है, ठीक है, तो उसको नोट करते जाना है, ठीक है। और हम शुरू से ही बता रहे हैं, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप प्रश्नों को याद नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न लगातार बनाते जाइएगा, जमा करते जाइएगा। एक दिन प्रश्नों का बोझ इतना हो जाएगा कि आप उसके भार तले दब जाइएगा, कहारते रहिएगा, कोई उठाने वाला नहीं होगा। दोस्त भी कहेगा चले जाओ गांव। इसीलिए प्रश्नों के बोझ तले दबना नहीं है दोस्तों, प्रश्न को याद करके उसकी औकात बता देना है, ठीक है। और औकात बताने के लिए इतना बात हम बता रहे, नहीं तो बीमारी 10 मिनट में खत्म होता है, लेकिन बीमारी को भी पूरा इलाज करें दोस्तों, सिर्फ हम दवाई का नाम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। दवाई का नाम भी इसलिए बता रहे हैं कि हम डॉक्टर नहीं है, तो दवाई का नाम कैसे बता सकते हैं क्या? आइए, अगला जो रोग है ये भी बड़ी खतरनाक है। वैसे वायरस वाला रोग खतरनाक ही होता है, और ये है दोस्तों क्या? रेबीज। रेबीज, और रेबीज किस वायरस से होता है? ये भी मिलते जुलते नाम ही है दोस्तों, और इसका नाम है रेबडी या रेबडो, ठीक है। रेबडी कह लीजिए या रेबडो कह लीजिए, बात इक्वल टू है। यानी रेबीज रेबडी या रेबडो वायरस के कारण होता है, लेकिन यह वायरस डायरेक्ट मानव के शरीर में प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। रेबीज के जो इससे पहले जो वायरस देखे थे, इन्फ्लुएंजा का वायरस हवा से डायरेक्ट मानव शरीर में, पोलियो का वायरस भोजन दूध जल से डायरेक्ट मानव शरीर में, खसरा चेचक छोटी माता का वायरस है हवा से डायरेक्ट मानव शरीर में जाकर, ये डायरेक्ट वाला वायरस नहीं। यानी कि इस वायरस को वृद्धि करने के लिए पहले मानव शरीर के अलावा एक और शरीर की आवश्यकता होती है, और जिस पशु में, जिस जंतु में यह पहले रहकर वृद्धि करता है, उस जंतु को रेबीज वायरस यानी रेबडो वायरस का क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं। यानी रेबीज का जो वायरस है रेबडो, यह डायरेक्ट मानव के शरीर में प्रवेश नहीं करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि यह डायरेक्ट मानव के शरीर में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसीलिए इनको पहले वृद्धि करने के लिए एक और जंतु की आवश्यकता होती है, और जिस जंतु में यह पहले वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं। और इसका सबसे जो प्रचलित संग्राहक है वो क्या है? कुत्ता है। लेकिन कुत्ता सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन ऐसा नहीं कि रेबीज का वायरस कुत्ते में ही आ सकते हैं। पहले कुत्ते के अलावा ये आपको बिल्ली में भी आ सकते हैं, ठीक है, बंदर में भी आ सकते हैं, ठीक है, गिलहरी में भी आ सकते हैं, ठीक है, चमगादड़ में भी आ सकते हैं, गीदड़ में भी आ सकते हैं। यानी रेबीज के वायरस रेबडो वायरस के संग्राहक का काम मुख्य रूप से कुत्तों के द्वारा होता है, लेकिन कुत्ता ही नहीं बल्कि बिल्ली, बंदर, गिलहरी, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीवों में भी ये रेबडो वायरस रह करके वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन ये रेबडी वायरस केवल किन जीवों में रह सकता है? स्तनधारी जीवों में, मेमेलिया वर्ग के जीवों में ही रह सकता है। अब जो कहिएगा किसी पक्षी में रेबीज वाला वायरस चल जाएगा, नहीं, जब भी रहेगा केवल किन जीवों में रहेगा?
स्तनधारी समझते हैं ना, जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं। या दूसरा सामान्य लक्षण है, जिसको कान होते उसे क्या कहते हैं। कान केवल किसको होते हैं, स्तनधारी को ही होते। नहीं तो आप पक्षी को कान देखे, सांपों को कान देखे, कान केवल किसको होते हैं, बाहर में कान होते हैं, लेकिन बाहरी कान केवल किसको होते हैं, स्तनधारी को। दो पहचान है, और भी कई पहचान है, तो उसके लिए पूरा चैप्टर बाकी है जिसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो रेबीज वायरस जो है, यानी रेबडो वायरस जो है, इसका संग्राहक का काम कौन कौन करता है। हाँ, संग्राहक उन जीव को कहते हैं जिसमें पहली बार रेबीज वायरस रहकर वृद्धि करते हैं और पहले इसी में ही रोग फैलाते। यानी रेबीज पहले कुत्ता को होगा, बिल्ली को होगा, बंदर को होगा, गिलहरी को होगा, या और किसी को होगा, और वो जब मानव को काटेगा तब उसको रेबीज होगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी जीवों में सबसे निकट मानव किसके हैं, कुत्ता के। तो मानव को सबसे ज्यादा संभावना है किससे होने का, कुत्ता से। गीदड़, गिलहरी, ये सबसे मनुष्य उठते निकटतम नहीं रहता है जितना किसका रहता है, कुत्ता में रहता है। ठीक है। और शहरों में तो देखते होंगे कुत्ता से विशेष लगा होता है, क्या वो भी गाय का दम वाला कुत्ता रहता है, नहीं रहता है। कई कई ऐसे कुत्ते हैं शहर में जिसका रेट गाय से ज्यादा है। ठीक है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है। खैर, जिनको शौक है, पैसा है, तो उसको कोई रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आलोचना तो किया ही जा सकता है, क्या। ठीक है। तो कुत्ता सबसे निकट, शहर हो या गांव हो, गांव में तो एकदम सार्वजनिक कुत्ता होते हैं, क्या, मतलब पूरे गांव का कुत्ता है। तो हाँ, ठीक है, अगर कोई मार भी दे, खासकर जो मारने वाला दूसरे गांव का है, दूसरे गांव का गाड़ी वाला है, तब तो पूरा गांव उलट के जाता है, क्या, कि कैसे कुत्ता को मारा तू, हमारे गांव कुत्ता को कैसे मार दिया तू। तो ये मोटिवेट रहता है गांव के कुत्ते के बारे में। ठीक है। और शहर के कुत्ते ऐसे रहते हैं कि लोग देखकर ही डर जाता है। ठीक है। हाथी वाले सरल शरीर। ठीक है। तो सबसे सामान्य तरीका जो है मानव को रेबीज होने का, वो किसके द्वारा हो सकता है दोस्तों, कुत्ता के द्वारा हो सकता है। यानी रेबीज का वायरस पहले कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है, उन्हीं के शरीर में वृद्धि करता है और पहले उसे ही रोग फैलाता है। और अगर किसी कुत्ते के शरीर में रेबीज हो गया है तो हम 3 लक्षणों के द्वारा उन कुत्तों की पहचान कर सकते हैं कि इस कुत्ता को रेबीज हो गया है या इस कुत्ता के शरीर में रेबीज प्रवेश करके रेबीज फैला चुका है। और वो 3 लक्षण है कि कुत्ता अचानक उग्र हो जाए। अचानक, कल तक कुत्ता ठीक ठाक था, आज घोड़ा को काटने के लिए दौड़ रहा है, घोड़ा को भगा रहा है। ठीक है। समझ जाइए कि उस कुत्ते को क्या हो गया है, रेबीज हो गया है। जिन चीज को कुत्ता कभी खाता नहीं है उसी चीज पर खा रहा है, उसी चीज को खाने की कोशिश कर रहा है। बकरी को काट रहा है, घोड़ा को काट रहा है, गाय भैंस को काटने दौड़ रहा है। ठीक है। आदमी तक को नहीं छोड़ रहा है। तो समझ जाइए कुत्ता को क्या हो गया है, रेबीज हो गया। उन कुत्ता से तुरंत बचनी चाहिए। एक लक्षण ये है कि अगर कुत्ता अचानक उग्र हो जाए, ठीक है, मालिक को ही काटने के लिए दौड़ पड़े या उन चीजों को वो खाने की कोशिश करने लगे जिन चीजों को कभी खा नहीं रहा, आपको आश्चर्य लगेगा, तो निश्चित ही उस कुत्ता को क्या हो चुका है, रेबीज हो चुका है। और दूसरा प्रभाव बिल्कुल इसके उलट होता है दोस्तों। कुत्ता बिल्कुल क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत होकर, एक कुत्ता जो कल तक इधर उधर अच्छी तरह की एक्टिविटी को दर्शा रहा था, वो कुत्ता अचानक शांत हो गया है, कहीं जाकर बैठ गया है और बैठ करके वे अपने सिर को झुका लिया है और सिर ऊपर ही नहीं उठ रहा है। आप जाकर डंडा मार रहे हैं फिर भी कोई तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है। जब कुत्ता अचानक काफी शांत हो जाए, ठीक है, लाठी डंडे से हल्का प्रहार करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए, गले को नीचे कर कर बैठ गया हो, तो 100% उसको क्या हो चुका है, रेबीज हो चुका है। ये 2 सबसे प्रमुख लक्षण है रेबीज जिन कुत्ते को हो गया है।
इसके अलावे एक तीसरा लक्षण है, और तीसरा लक्षण यह है दोस्तों कि अगर कुत्ता किसी को काट करके 3 या 5 दिनों के भीतर मर गया हो तो ये मान लेना सही है कि उस कुत्ता को क्या हो गया है, रेबीज। लेकिन ये 100% सही नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि उस कुत्ता को क्या था। अगर कुत्ता किसी जीव, किसी व्यक्ति को काटने के 3 दिन बाद या वो काटने के बाद मर गया है तो निश्चित ही ये मान लेनी चाहिए कि उस कुत्ता को क्या था, रेबीज। तो रेबीज फैलाने वाला रेबडो वायरस जो है उसका संग्राहक के तौर पर मुख्य रूप से कौन काम करता है। संग्राहक उसको कहते हैं जिसमें वायरस पहली बार रहते हैं, वृद्धि करते हैं और रोग को फैलाते हैं, तो कुत्ता है संग्राहक। और अगर कुत्ते में रेबीज फैल गया है तो उन कुत्ते को कितने लक्षणों से हम पहचान सकते हैं, 3 लक्षणों। तीनों लक्षण पहचान गए हैं, कभी मिस्टेक नहीं करिएगा, नहीं करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे ही कुत्ते अगर मानव को काटता है तो सीधे रेबीज का जो वायरस है, रेबडी है, या कहां पहुंच जाएगा, मानव। अब मानव के किस में, रक्त, मानव के रक्त में पहुंच जाएगा डायरेक्ट। और मानव के रक्त में पहुंचकर ये सीधे कहां की यात्रा पर करता है, अब मस्तिष्क, और मस्तिष्क के कोशिकाओं को क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति पागल हो जाता है, कुत्तों के समान व्यवहार का प्रदर्शन करने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, और कुछ ही दिनों के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अर्थात अगर रेबीज हो गया है तो फिर उससे उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, क्योंकि एकदम पहुंचा भी कहां पर है, मस्तिष्क। इलाज भी होगा तो मस्तिष्क खोलकर होगा, अब मस्तिष्क को खोलना क्या लगता है, संभव है, नहीं है, खोलते खोलते 4-5 को नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पोलियो की तरह रेबीज भी अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो फिर मर जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है, ठीक है। और इस रोग के प्रारंभिक लक्षण क्या है जानते हैं, इस प्रारंभिक लक्षण है कि रोगी चिड़चिड़ा और क्रोधित हो जाता है, उनके गले की पेशियों में संकुचन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी कि गले की जो पेशियां अर्थात मसल्स है, मसल्स मांसपेशियों में फैलने और सिकुड़ने का गुण रहता है, ठीक है। जब हम चलते दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियां फैलती है, और फिर जब रुकते हैं तो वो सिकुड़ कर अपने वास्तविक स्थान पर आ जाती है। ये बात हम उत्तक वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि मांसपेशियों में फैलने और सिकुड़ने का गुण मौजूद रहता है। तो इस वायरस के कारण व्यक्ति को फैलने और सिकुड़ने, गला की जो पेशियां हैं उसमें संकुचन समाप्त हो जाता है, फलस्वरूप व्यक्ति के गला के नीचे कुछ ठीक तरह से जा ही नहीं पाता, और जब वो किसी चीज को पीने की कोशिश करता है उसे काफी तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस रोग में रोगी को पानी देने पर वो काफी डरता है और पानी को देखकर भाग जाता है। पानी के डर के कारण रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। क्या हुआ, अभी तो बीमारी का लक्षण है, इंजेक्शन पर भी आ रहे हैं, आ रहे हैं, इंजेक्शन पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, इंजेक्शन पर आ रहे हैं, इसका टीका भी लगवाएंगे, अभी तो होने जाने दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यह रोग में गले की पेशियों का संकुचन क्या हो जाता है, समाप्त, जिसके कारण गले के नीचे कुछ उतर नहीं पाता है, पानी तक नहीं उतर पाता है, और रोगी को पानी दीजिएगा डर से भागेगा, क्योंकि सोचता है कि पानी आ रहा है हमें पिलाया जाएगा और उसका गला में तेज दर्द होगा। इसलिए रेबीज में रोगी पानी से काफी ज्यादा डरता है, क्योंकि इस रोग में गले की पेशियों का संकुचन प्रसार बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, गले की पेशियां बिल्कुल सख्त हो जाती है, पानी गले के नीचे उतर नहीं पाता है, फलस्वरूप रोगी जब भी पानी पीता है तो तेज दर्द की सामना करना पड़ता है, इसलिए वो पानी से डर जाता है।
इस कारण इस रोग को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ ही है जल से डर लगना। ठीक है, हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर, यानी जल से डर, तो इसको हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। तो एक बार अगर हो गया रेबीज तो फिर बचने का कोई उपाय नहीं है दोस्तों। लेकिन इस रोग से बचने के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका उपलब्ध है। तो इस रोग से बचाव के सबसे उत्तम उपाय यही है कि हमें कुत्ता काटे या फिर गिलहरी काट ले, बिल्ली काट ले, बंदर काट ले, इन सब स्थितियों में ही हमें तुरंत रेबीज का क्या करनी चाहिए? टीका लगानी चाहिए। और रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। वर्तमान में जो टीके दिए जा रहे हैं दोस्तों, वे लुई पास्चर के टीके का काफी संशोधित किस्म है, क्योंकि लुई पास्चर ने पहली बार रेबीज का टीका जरूर खोजा था, लेकिन इनके टीके में बहुत बड़ी दिक्कतें थी। दिक्कत यह थी कि इनके टीके में 14 सुई लगवाना पड़ता था, वो भी एक ही जगह, कहां? पेट में। तो लोग कुत्ता काटने से कम इनके टीके लेने से ज्यादा डरते थे। स्थिति यह थी। ठीक है, रेबीज के टीके का खोज कौन किया था? लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर के टीके में एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनके टीके का जो पैकेज था वो 14 सुइयों का था, यानी 14 सुई लेने के बाद आप इस रेबीज से छुटकारा पा सकते। और वह 14 सुई भी दोस्तों एक ही जगह लगता था, कहां? पर। लेकिन वर्तमान समय में लुई पास्चर के टीकों को काफी ज्यादा संशोधित कर दिया गया है, और वर्तमान समय में अधिकतम कितनी सुई लगता है? 5 सुई, और न्यूनतम कितनी सुई? 3 सुई। 3 सुई। इस स्थिति में कभी कभी होता है कि कुत्ते पालने वाले लोग अपने कुत्ते को भी रेबीज के टीके दिलवा देते। वैसी स्थिति में रेबीज फैलने का कोई डर नहीं रहता, फिर भी डर तो रहता है क्योंकि दिमाग खराब होता है इससे, तो लोग फिर भी टीके लेते हैं। तो उस स्थिति में 3 ही सुई लगाए जाते हैं, लेकिन 5 सुई लगाए जाते हैं। और वर्तमान समय में जो 3 या 5 सुई का डोज होता है वे जहां मन वहां लगवा सकते हैं। ठीक है, जगह पर लगाइए, बाह पर लगाइए, जहां मन है वहां लगवाइए, जरूरी नहीं कि पेट में ही लगवाइए। तो काफी ज्यादा बदल चुका है पास्चर का टीका। तो किसने खोज किया इस टीका का? तो रेबीज को समझे, समझ गए ना? एक बार पुनः समझिए कि रेबीज जो है किस वायरस कारण होता है? रेबडी वायरस कारण होता है। किस वायरस कारण? रेबडो का दीजिए, रेबडी का दीजिए, बात बराबर है, इक्वल टू है। ठीक है, इस वायरस का संग्राहक कौन होता है? संग्राहक का मतलब क्या हुआ, समझ गए ना? जहां वायरस पहली बार रहेगा, वृद्धि करेगा और रोग फैलाएगा, रहेगा, वृद्धि करेगा और पहली बार, उसे क्या कहते हैं? और रेबीज वायरस का मुख्य संग्राहक कौन है? लेकिन याद रखना है कि कुत्ता एकमात्र संग्राहक नहीं है, अन्य स्तनधारी जीव भी रेबीज वायरस के संग्राहक हो सकते हैं। तो पहले यह रोग कुत्ता को ही होगा, क्योंकि कुत्ता ही इसका प्रारंभिक संग्राहक है, और हम कुत्ते की पहचान आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह के कुत्ते को या तो मानव के इलाकों से दूर करिए, या सुरक्षित उनको मरने के लिए विकल्प दीजिए कि वह सुरक्षित और आसान तरीके से मृत्यु को प्राप्त कर सके। यही काम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जरूरी है कि हम टीका कितने दिन बाद लगवाएं। ठीक है, यह बात बहुत जरूरी है कि हमको कुत्ता काटा तो हम कितने दिन बाद टीका लगाएं। तो दोस्तों कुत्ते काटने के तुरंत बाद टीका लगवा लेनी चाहिए। कुत्ता काटा, सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस बीमारी का असर तुरंत नहीं होता है, 1 सप्ताह लग जाता है या 1 साल भी लग सकता है। यानी कुत्ता काटा तो रेबीज तुरंत नहीं होता है, न्यूनतम से न्यूनतम 1 सप्ताह का समय लगता है, अधिकतम से अधिकतम
1 साल का समय लगता है। और कई ऐसे केस मेडिकल हिस्ट्री में मौजूद है जिसमें बचपन में कुत्ता काटा था, बुढ़ारी में रेबीज हुआ है। ऐसा भी मामला सामने आया है कि जवानी में कुछ काटा था, बुढ़ापे में रेबीज हुआ है। तो ऐसे भी उदाहरण है दोस्तों। तो हमें इंतजार नहीं करनी चाहिए, जहां पर कुत्ता काटा है तुरंत वहां पर साफ कीजिए किसी एंटीसेप्टिक दवाओं से और तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचकर हमें टीके लगवा लेनी चाहिए। 1 सप्ताह के भीतर तो लगवा ही लेनी चाहिए। और न्यूनतम 3 अधिकतम 5। पालतू कुत्ता काटा है तो 3 सुई, क्योंकि पालतू कुत्ता अक्सर रेबीज से इंजेक्टेड रहते हैं। और आवारा कुत्ता काट लिया है तो 5 सुई। आवारा कुत्ता नहीं, सार्वजनिक कुत्ता, ठीक है। आवारा कहना उचित नहीं होगा, सार्वजनिक कुत्ता के बारे में हम बात करें दोस्तों। चलिए, रेबीज में कौन से अंग क्षतिग्रस्त होते हैं? मस्तिष्क, ठीक है। रेबीज के टीके का खोज कौन किया? लुई पास्चर ने किया है। रेबीज के कुत्ते के मुख्य संग्राहक कौन है? रेबीज के वायरस के मुख्य संग्राहक कौन है? क्लियर हो गया? क्या हुआ? अब कहीं कोई प्रश्न है? हाँ, चमगादड़ में हो सकता। एक मिनट, आराम से बोली, कहिए क्या प्रश्न? नहीं, वो बात आप भी समझ रहे हो, सब फेक है, ठीक है। झाड़ फूक जो है ना, वो सब तो फेक है, जानते हैं, ठीक है। हाँ, अब झाड़ फूक भी एक तरह से जहाँ का समाज काफी पीछे है आज भी। अब जहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर के दायरे में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ के लोग मेडिकल सेक्टर के प्रति कितने उत्सुक होंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इलाके हैं, झाड़ फूक वही होते हैं जहाँ आज भी समाज काफी पहुंचे है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के आज भी पहुंच नहीं है। आपको क्या लगता है, गांव में हॉस्पिटल खोल देने पर कोई झाड़ फूक करने जाएगा? नहीं जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा पहले। किसको? हाँ, नहीं, अब देखिए, होगा तब जब उसको रेबीज है, ठीक है, उसको रेबीज है। यानी रेबीज वायरस से ग्रसित गिलहरी काटेगा तभी रेबीज होगा, ठीक है। खा जाने के बाद, खा जाने पर ऐसा नहीं कि जो भी खाता होगा उबाल कर खाता होगा, गर्मा के खाता होगा, ठीक है। तो हो सकता है उबालने पर तो सांप के विष का प्रभाव कम हो जाता है, तो वायरस मर जाता होगा, अगर होता होगा तो। आइए दोस्तों, अगला रोग बताइए कौन है? हेपेटाइटिस। आइए अगले रोग को देखते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाला रोग है, और जिस वायरस के कारण होता है उसे हेपेटाइटिस वायरस ही कहते, ठीक। तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। काहे लाला कर, तो क्या अब सीनियर है, सह नहीं सकते हैं? लग रहे हैं सीनियर, सहना सीखिए, बहुत कुछ नौकरी करिएगा ना, अफसर गाली दे देगा, ठीक है। इसीलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हैं ना, सबसे पहले सहना सीखिए, ठीक है। एसपी दरोगा को गाली देता है, दरोगा अपने से नीचे वाला को गाली देके जाता है, ठीक है। और आप बहुत ईमानदार है तो इस्तीफा देकर निकल जाइए, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। गजब। 2 बात आप सह नहीं सकते हैं तो फिर काहे ग्रेजुएशन हुआ है, हमको तो आश्चर्य लग रहा। आइए दोस्तों, हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, ठीक है। और दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस का कारण होता है और इस वायरस के भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। जिस तरह कोरोना वायरस के ढेर सारे स्ट्रेन है, इन्फ्लुएंजा वायरस पड़े थे उसका भी क्या थे, ढेर सारे स्ट्रेन थे। उसी तरह हेपेटाइटिस वायरस के भी ढेर सारे स्ट्रेन है, ए बी सी डी ई एफ और जी, इतना तक का पता चला। यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हो सकता है, और बी से लेकर हेपेटाइटिस जी तक का अब तक पता चल चुका है। 7 स्ट्रेन का पता चल चुका है हेपेटाइटिस वायरस। लेकिन भारत में केवल कौन हेपेटाइटिस है, ए और बी ही है। यानी पूरे विश्व में हेपेटाइटिस फैलाने वाले वायरस के 7 स्ट्रेन का पता चला है और हमारे भारत में अभी 2 स्ट्रेन ही मौजूद है। और जिस वायरस के जिस स्ट्रेन के कारण होता है उसे वही हेपेटाइटिस नाम दिया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस ए के कारण हेपेटाइटिस हुआ तो उसे हेपेटाइटिस ए कहा जाता है, बी के कारण हुआ तो हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। तो भारत में हेपेटाइटिस ए या बी यही मौजूद है। और हेपेटाइटिस ए में ए जो है ये कम खतरनाक है। क्या है, कम खतरनाक है। और ये जो फैलता है दोस्तों, ये जो फैलता है भोजन के द्वारा और पानी के द्वारा फैलता है। यानी गंदा भोजन पानी पी रहे हैं तो उसके द्वारा फैलता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक है। यानी हेपेटाइटिस बी होने पर मृत्यु की भी आशंका बन जाती है कि मृत्यु भी हो सकता है। और ये फैलता है, हेपेटाइटिस बी जो है खतरनाक है, काफी खतरनाक है दोस्तों। और यह फैलता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा फैलता है या बॉडी फ्लूइड के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, बॉडी फ्लूइड। यानी किसी के बॉडी से अगर कोई पदार्थ निकल रहा है, द्रव पदार्थ निकल रहा है तो उससे भी फैल सकता है। तो भारत में हेपेटाइटिस ए और बी दोनों है, जिसमें सबसे खतरनाक कौन है, बी है। अब दोस्तों ये समझिए कि हेपेटाइटिस का मतलब है, हेपेटाइटिस रोग में होता क्या है, लीवर यानी कि यकृत जिसको हम कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लीवर हेपेटाइटिस रोग में लीवर का आकार बढ़ जाता है। लीवर का आकार क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है लीवर का आकार। यानी लीवर का आकार बढ़ जाना, सामान्य से बड़ा हो जाना ही क्या है, हेपेटाइटिस। लीवर का आकार ये सामान्य से बड़ा हो जाना ही क्या है, हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण हो या हेपेटाइटिस अन्य कारणों से भी हो सकता है। अगर वायरस के कारण ही नहीं बल्कि किसी अन्य कारणों से ही लीवर का आकार बढ़ गया है तो उसे भी क्या कहा जाता है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होते हैं जिसमें लीवर का आकार बढ़ जाता है। लेकिन वायरस को छोड़कर अगर किसी अन्य कारणों से भी किसी मनुष्य का लीवर का आकार काफी बढ़ गया है तो उसे भी क्या कहा जाता है, हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। यानी बिना वायरस का भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और कैसे, तो अत्यधिक शराब सेवन से, अत्यधिक शराब सेवन से, अत्यधिक शराब या अल्कोहल पीने से भी हेपेटाइटिस हो जाता है। यानी जो व्यक्ति सामान्य से काफी ज्यादा या प्रतिदिन शराब पीता है या जो व्यक्ति शराबी है उसे भी हेपेटाइटिस होने की संभावना होती है। और भारत में दोस्तों वायरस से ज्यादा शराब पीने से हेपेटाइटिस हो रहा है। भारत में हेपेटाइटिस वायरस से कम बल्कि अत्यधिक शराब सेवन से ज्यादा होता है। यही अब तक का डाटा है। और लीवर एक ऐसा अंग है दोस्तों जो सबसे ज्यादा
रीजनरेशन का क्षमता रखता है। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो 80% भी अगर क्षतिग्रस्त हो गया है तो फिर से नया बन सकता। यानी दो अंग, मस्तिष्क में कोशिका विभाजन करने की क्षमता ही नहीं थी, खराब हो गया तो हो गया। लीवर में कोशिका विभाजन की अपार क्षमताएं मौजूद रहती है। इसीलिए लीवर अगर 80% तक भी क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें अपने आदतों को बदलकर और उचित मेडिसिन लेकर ठीक किया जा सकता है। इसलिए आप एक सामान्य घटना देखे होंगे, कभी कभी गांव सब में शराबी सबसे लोग बहुत तंग रहता है और अंत में क्या होता है, शराबी सबको पहले एक धक्का लगेगा तो बागले की दवाई से ठीक हो जाएगा, फिर दूसरा धक्का लगता है, सीरियस लगता है, तब उसको सीधे या तो पूरे बिहार में गए तो पटना लाना पड़ता है। पटना लेकर उसका फैमिली वाला दौड़ा, उधर गांव वाला लोग इंतजार कर रहा, मर जाएगा छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, इंतजार करते रहता है। और गांव सब में देखिएगा जब कोई एक माहौल होता है गांव सब में कि जब कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाता है ना और बाहर गया है तो दरवाजे पर भर गांव का लोग उपस्थित रहेगा ढाढ़स बंधाने के लिए, ठीक है, ढाढ़स बंधाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि शराबी जो रहता है उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाता, पूरा गांव आती है पहुंचा हुआ है, ढाढ़स बंधा रहा है, बच जाएगा बच जाएगा। और सबको तो एकदम क्लियर कट है, इतना शराब पिया इस बार बचेगा, अगला बार बच गया तो इस बार कोई बच चांस नहीं। घर वाला भी मने मन चाहते हैं मरीज जाए ठीक रहेगा, ठीक है। रात में एकाएक फोन आएगा, बच गया, ठीक है, एकदम 1:30-2 बजे रात, हम 2-4 एग्जाम्पल देखे, 1:30-2 बजे रात को होश आ गया है, पटना पहुंचा होश आ गया। कारण क्या, खराब क्या था, लीवर, इसीलिए उसको बचा लिया गया। और कोई बीमारी रहता तो इस स्थिति में बचाना संभव, तो देखिएगा अक्सर शराबी सबको 2-3 धक्का लगता है तब जाकर मरता है। 1-2 धक्का के बाद अगर आदत बदल लिया है तो बच जाता है। कारण है कि असर कहां पर होता है, लीवर पर होता है, और लीवर काफी ज्यादा रीजनरेट करने वाला अंग है, तो इसीलिए 1-2 धक्का तक वो सह लेता है, तीसरा धक्का जाकर मरेगा। अब बहुत इतना लकी होता है तीसरो धक्का में नहीं मरा, ठीक है। लेकिन बहुत शराबी एकदम वादे के पक्के, वसूल के पक्के होते, ठीक है, हाँ, उसको पता है कि लीवर आधा गल गया फिर भी पिएगा, उसके बाद मर जाएगा। तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण भी होते हैं, लेकिन वायरस के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से भी लीवर का आकार सामान्य से बड़ा हो गया है तो भी उसे क्या कहा जाएगा, हेपेटाइटिस कहा जाएगा। और हेपेटाइटिस के जो सबसे प्रधान लक्षण है दोस्तों, हेपेटाइटिस का जो सबसे मुख्य लक्षण है वो है जॉन्डिस। कौन है, जॉन्डिस, ये हेपेटाइटिस का सबसे प्रमुख लक्षण। हेपेटाइटिस होने से पहले शरीर में जॉन्डिस होता है, और जॉन्डिस का सबसे खास पहचान है कि इसमें त्वचा फिर आंखों के जो उजले भाग है वो क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, मूत्र भी अत्यधिक पीला होने लगता है। ये जॉन्डिस का सबसे प्रमुख पहचान है। अगर जॉन्डिस का समुचित इलाज नहीं किया गया तो यही जॉन्डिस कन्वर्ट होगा किसमें, हेपेटाइटिस में, तब इसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ गए कि नहीं, हेपेटाइटिस समझ गए, कोई दिक्कत, एक बार पढ़िए तो। क्या, वो पीलापन जो होता है जॉन्डिस में, वो बाइल में एक होता है बिलिरुबिन, पित्त रस बनते हैं हमारे शरीर में, हाँ, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन दोनों होता है, तो उसी कारण होता है जब पित्त रस का पूरा प्रयोग शरीर नहीं कर पाता है और किसी कारण वो ब्लड में आ जाते हैं। आइए दोस्तों, हेपेटाइटिस समझ गए हैं। आइए अगला रोग पर, और अगला रोग है एड्स। अब तक एड्स का चर्चा नहीं किया होगा,
एड्स का चर्चा नोट में जो है ना आगे चलकर प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत किया गया है, लेकिन इस चैप्टर में प्रश्न में एड्स के प्रश्न डाले हुए हैं, तो इसको आप समझ लीजिए, कोई ज्यादा है नहीं। बाकी इसकी चर्चा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर आपके नोट्स में जुड़ा नहीं है, 3 चैप्टर जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो आइए एड्स, अब तक कितने पढ़े? इन्फ्लुएंजा पढ़े, पोलियो पढ़े, खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज और हेपे 7 8वां प्रमुख रोग, ये सब प्रमुख रोग है जिसको हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। एड्स, सबसे पहले तो इसका नाम ही जानना जरूरी है कि इसका फुल फॉर्म होता है क्या, कि फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा। तो एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यह एड्स होता है HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण? HIV वायरस का। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV वायरस के कारण होता है। और इस वायरस की प्रकृति थोड़ा अलग है दोस्तों। यह वायरस जंतु के शरीर में है, लेकिन यह बना हुआ है किससे? प्रोटीन प्लस RNA से। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि जो जंतु वायरस होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या होते हैं? DNA होते हैं। जंतु एनिमल वायरस में न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या रहते हैं? DNA रहते हैं। लेकिन ये एनिमल वायरस है, लेकिन इसमें DNA ना होकर क्या है? RNA। तो HIV वायरस एनिमल वायरस होकर भी प्रोटीन और RNA से निर्मित होते हैं, प्रोटीन और RNA से। तो यही वायरस जो है एड्स फैलाता है। और एड्स वास्तव में कोई रोग नहीं है, यानी कि एड्स हो जाने पर शरीर की कोई अंग क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। जैसे इससे पहले आप देखे थे कि इन्फ्लुएंजा में फेफड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था, रेबीज और पोलियो में मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हुआ था, ठीक है, खसरा में त्वचा, ये सब पार्ट क्षतिग्रस्त हुए थे। यानी कि इससे पहले जो हम वायरस के रोगों के बारे में पढ़े हैं वे मानव शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन एड्स जो है दोस्तों, एड्स जो है यह मानव अंगों को प्रभावित नहीं करता है। एड्स में कोई मानव अंग क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। लेकिन एड्स में क्या होता है कि शरीर की जो अपनी नेचुरल, ठीक है, नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है, वह नेचुरल इम्यून सिस्टम इस एड्स के बीमारी में क्या हो जाता है? नष्ट। प्रत्येक जंतु या फिर प्रत्येक मानव के शरीर में बीमारियों से बचने की अपनी एक क्षमता होती है। युवा अवस्था में यह क्षमता काफी ज्यादा होती है। ध्यान देखिए ना, आप कभी कभी देखिएगा कि कुछ रोग हो गया है, अपने आप ठीक हो गया, अब दवाई नहीं खाए, अपने आप क्या हो गया? ठीक हो गया। मतलब कैसे ठीक हुआ? तो हमारे शरीर के अंदर भी एक इम्यून सिस्टम होता है जो बीमारियों से लड़ने के लिए सदैव क्या होता है? तैयार रहता है। और हम जो दवाई खाते हैं वो तब खाते हैं जब नेचुरल इम्यून सिस्टम, हमारा शरीर का नेचुरल इम्यून सिस्टम उस बीमारियों से जब लड़ नहीं पाता है, तब हमें दवाई खाने की जरूरत पड़ती है।
तो एड्स की जो बीमारी है दोस्तों, इसमें शरीर की नेचुरल इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और नेचुरल इम्यून सिस्टम ही नहीं होता है, बल्कि आपको बता रहे हैं एक सेल्स का नाम है जिसका नाम है T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट, आगे चलकर हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। ये ब्लड का एक सेल्स है। T4 लिम्फोसाइट का काम है हमारे शरीर में एंटीबॉडी को बनाना। क्या काम है दोस्तों? हाँ, ये रक्त कोशिकाएं हैं और WBC रक्त का यानी WBC का पार्ट है यह लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका एक है T4 लिम्फोसाइट, जिसका क्या काम होता है, एंटीबॉडी का निर्माण करके हमें बीमारियों से क्या करना, बचना। हम जो दवाई खाते हैं कोई बीमारी से बचने के लिए, दवाई हमारे शरीर में प्रवेश करके किसको उत्तेजित करता है और फिर ये क्या बनाता है, तब हम उस बीमारियों से मुक्त हो पाते हैं। और एड्स के बीमारी में नेचुरल इम्यून सिस्टम जो क्षतिग्रस्त होता है वो इसलिए कि कौन सी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, T4 लिम्फोसाइट। और ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हमारे शरीर में क्या नहीं बन पाता है, एंटीबॉडी नहीं बन पाने के कारण जिस व्यक्ति को एड्स हो गया है, एड्स के बाद उसे कोई भी रोग हो जाते हैं तो वे छूटते नहीं। एड्स जो है उसमें कोई भी अंग प्रभावित नहीं होते, सभी अंग सुचारू तरीके से काम करते रहते। लेकिन नेचुरल इम्यून सिस्टम या फिर टी लिम्फोसाइट खत्म हो जाते हैं एड्स की बीमारी में और शरीर में एंटीबॉडी बनना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए एड्स के बाद जो रोग होते हैं मानव में, फिर उस रोग से बचा। यानी एड्स रोगी को सर्दी ही हो गया तो खांसते 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 रह जाता है। कोई भी दवाई खा लेगा, एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं शरीर में, खांसी उसकी ठीक ही नहीं होगी। बुखार होगा तो बुखारे से पीड़ित होते रहते हैं। इसलिए एड्स के जो रोगी होते हैं वो लगभग बीमार ही रहते हैं। अगर एड्स की तीव्रता उसमें काफी ज्यादा है, बीमार ही रहते, कमजोर रहेगा, बीमार रहेगा, सबसे समान लगता। तो ये समझ में आनी चाहिए कि एड्स जो है उसमें कोई अंग क्षतिग्रस्त नहीं होते, कोई अंग क्षतिग्रस्त नहीं होते, बल्कि क्या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप एड्स के बाद कोई भी रोग जो होता है उसको दूर किया नहीं जा सकता है और इससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका भी कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है दोस्तों। अभी दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा, पूरे दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जितने कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 एड्स रोगी है। दूसरा स्थान पर इंडोनेशिया है और तीसरा स्थान पर भारत है। यानी भारत में विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा संख्या में एड्स के रोगी रहते हैं। 2007 का जो आंकड़ा है, 2007 काफी पुराना आंकड़ा होगा, उस समय भारत में कुल 21 लाख एड्स रोगी थे, 21 लाख। ठीक है। और एड्स वायरस की सबसे पहली बार पहचान कब हुई? 1981 में। कहां पर? अमेरिका में। और अमेरिका में अफ्रीकन लोग में, यानी कि एक अफ्रीकन पेशेंट में पहली बार इसकी पहचान हुई। तो एड्स वायरस की सबसे पहले पहचान 1981 में हुई और 5 साल के अंदर ही भारत में पहुंच गया। यानी एड्स का पहला मामला भारत में कब आया? 1986 में। और 1990 के बाद बहुत तेजी से एड्स फैलना चालू हो गया भारत में। फिलहाल एड्स की रफ्तार जो है, फैलने की रफ्तार बहुत कम है, धीमी गति है। ठीक है, बहुत। वैसे वर्तमान कानून के अनुसार एड्स रोगी और एड्स रोगी के इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम जो है सार्वजनिक करना पूरी तरह से गैर कानूनी अपराध है। यानी किसी को एड्स हो गया है और जो उसका इलाज कर रहा है, दोनों के नाम कभी भी बाहर नहीं किए जाते हैं, सार्वजनिक नहीं किया जाते। ठीक है। तो भारत में एड्स कब पहुंचा?
86 में अमेरिका में पहली बार पता चला, कब? 1981 में। अब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाने का 3 कारण है, ठीक है। एड्स यानी कि व्यक्तियों को 3 कारणों से हो सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा प्रधान कारण है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी आप कह सकते अनैतिक यौन संबंध, यानी कि जब बेतरतीब तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहा है तब ही सबसे ज्यादा संभावना होती है एड्स की। एक कारण ये, और सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है, कि सही तरीके से सेक्सुअल लाइफ नहीं व्यतीत करना। दूसरा कारण, ठीक है, दूसरा कारण है, ठीक है, दूसरा कारण है कि जो व्यक्ति पहले से एड्स से पीड़ित है, ठीक है, जो व्यक्ति पहले से एड्स से पीड़ित है, उनके ब्लड या उनके बॉडी फ्लूइड जैसे लार हो गया, ठीक है, या अन्य कोई बॉडी फ्लूइड, इसके संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आ जाए, ठीक है, यानी कि एड्स पीड़ित व्यक्ति के ब्लड या कोई और बॉडी फ्लूइड के संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आ गया तो निश्चित ही उसको एड्स हो जाएगा। और तीसरा कारण है कि अगर मदर ही एड्स से ग्रसित है तो उनके सारे चाइल्ड भी एड्स से क्या होंगे? ग्रसित है, ठीक है। अगर शिशु के मां ही एड्स पीड़ित है तो होने वाले शिशु निश्चित ही क्या होंगे? एड्स पीड़ित ही जन्म लेंगे। तो एड्स होने के 3 कारण हो सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप, या एड्स पीड़ित व्यक्ति के ब्लड या बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आना, या फिर मदर से उत्पन्न चाइल्ड, अगर मदर एड्स पीड़ित है तो निश्चित ही उनके चाइल्ड क्या होंगे? एड्स पीड़ित होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? भारत में तीसरा स्थान पर बिहार ही है एड्स में, ठीक है। पहला मुंबई है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था वायरस से होने वाले प्रमुख रोग जिनके बारे में डिटेल से जानना बहुत जरूरी था। लेकिन और भी रोग होते वायरस कारण, लेकिन उसमें सिर्फ हमें इतना जान लेना ही जरूरी है कि ये वायरस कारण होते हैं। जैसे डेंगू फीवर किसके कारण होते हैं? वायरस कारण होते हैं, ठीक है। तो प्रमुख रोग जिसको डिटेल में, जहां परीक्षा काफी अंदर जा जाकर प्रश्न पूछते हैं तो उसका पूरा डिटेल हम समझ चुके हैं। हमको नहीं लगता अब इस रोग से अगर कोई प्रश्न आ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा बनाने में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेहतरीन तरीके से आप रोगों के बारे में समझे कि नहीं समझे? इसके अलावे भी कई सारे रोग वायरस के कारण होते हैं, जैसे येलो फीवर, पित्त ज्वर वायरस कारण होते हैं, डेंगू फीवर वायरस कारण होते हैं, जापानी इन्फ्लूएंजाइटिस वायरस कारण होते हैं। तो इस रोग जापानी इन्फ्लूएंजाइटिस, पित्त ज्वर यानी कि येलो फीवर, डेंगू ज्वर, ठीक है, ये सब जो है हमको सिर्फ याद रखना है कि ये सब वायरस के कारण होते हैं। और जब हम प्रश्नों पर जाएंगे तो इन सब प्रश्नों को कर लेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों यहां तक? अब आइए, अभी तक आप वायरस के बारे में देख ही लिए कि वायरस या तो जंतु कोशिका में रहेगा या फिर पौधों की कोशिका में, स्वतंत्र रहने की तो क्षमता उसमें है नहीं। तो अब तक दोस्तों हम यही देखे हैं कि वायरस प्लांट सेल पर है डिपेंडेंट या फिर एनिमल सेल में, दोनों की संरचना अलग अलग है और दोनों ही रोग फैलाते। लेकिन आगे चलकर सबसे पहले 1915 में, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टुआर्ट। क्या नाम था? टुआर्ट। और आगे चलकर 1917 में एक अन्य वैज्ञानिक जिसका नाम था डी हेरेल, डी हेरेल, ठीक है, डी हेरेल।
बात समझ गए ना। तो 1915 में टुआट और आगे 2 वर्षों बाद 1917 में डी हेरेल नामक साइंटिस्ट ने एक नए प्रकार के वायरस को खोजा, जो वायरस ना तो प्लांट सेल पर आश्रित रहते थे और न ही एनिमल सेल पर। ये दोनों ने एक ऐसे वायरस का पता लगाया जो केवल किसके कोशिकाओं में रहते हैं, बैक्टीरिया के सेल में रहते हैं। यानी ट्वाट और डी हेरेल ने एक ऐसे वायरस की पहचान की जो वायरस केवल और केवल बैक्टीरिया के शरीर में रहने के योग्य है, बैक्टीरिया के शरीर में ही वृद्धि करने के योग्य है और बैक्टीरिया के शरीर में ही भोजन प्राप्त करने के योग्य है। ये वायरस ना तो प्लांट सेल में रह सकते हैं और न ही एनिमल सेल में रह सकते, न ही प्लांट सेल में न ही एनिमल सेल में। और वो वायरस, जो वायरस केवल जीवाणु के कोशिका यानी बैक्टीरिया के सेल पर ही आश्रित रह सकते हैं, उस वायरस का नाम दिया गया क्या? बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज जो भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यही समझना है दोस्तों कि इसके नाम में बैक्टीरिया लगा हुआ है, इसलिए कभी कभी ये अनुमान लग जाता है कि यह बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, यह क्या है? वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है दोस्तों? वायरस है। और इस वायरस का पता सबसे पहले ट्वाट और आगे चलकर डी हेरेल ने लगाया। और बैक्टीरियोफेज ऐसा बैक्टीरिया है जो ना तो प्लांट सेल में रह सकते हैं, ना ही एनिमल सेल में रह सकते हैं, ना ही प्लांट सेल में, ना ही एनिमल सेल में। ये केवल किस में रह सकते हैं? पूरी जीवन का चक्र यह केवल बैक्टीरिया के सेल में ही बिताते, पूरे जीवन भर। और यह बैक्टीरिया क्या करते हैं तो दोस्तों, ना तो ये प्लांट में रहते हैं, न ही तो दोनों तो इस वायरस से मुक्त है कि ना है? दोनों को इस वायरस से कोई डर है ही नहीं। तो इस वायरस ना प्लांट सेल में रहने के योग्य है, ना ही एनिमल सेल में रहने के योग्य है। तो आखिर यह वायरस किससे बना है दोस्तों? यह वायरस भी किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। और किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। प्रोटीन से बना हुआ है और डीएनए से बना हुआ है। यानी जो कंपोजिशन एनिमल वायरस की है, वही कंपोजिशन बैक्टीरियोफेज वायरस की है। ठीक है। और इस वायरस की एक सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि जल को खराब, गंगा जल में इस वायरस की बहुत अधिकता है। ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये गंगा जल में पाए जाते हैं, और गंगा जल में जो गंगा जल को खराब करने वाले, गंगा जल को सड़ाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, उसी बैक्टीरिया का ये वायरस भक्षण करते जाते हैं। यही कारण है काफी लंबे समय तक गंगा जल को स्टोर करने के बाद भी वे जल सड़ते नहीं है आम जल की तुलना में। तो ये किसकी उपस्थिति कारण ऐसा होता है? बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति कारण। ये वायरस है जो पानी को सड़ाने वाले बैक्टीरिया का भक्षण करते जाते हैं। तो बैक्टीरिया इतनी संख्या में पनप ही नहीं पाता है दोस्तों कि वे जल को सड़ा सके। क्लियर है दोस्तों? वायरस समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। आइए मिलिए। ऑनलाइन वाले जुड़े हुए हैं, बताइएगा। ऑनलाइन वाले का ही प्रश्न अब लेंगे।
चलिए बोलिएगा ऑनलाइन वाले, एक के केडी यादव, पूजा यादव, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ए, बोतल को बदलो तो तुम, बोतल से पानी गिरते रहता। हेपेटाइटिस कैसे फैलता बताए तो हेपेटाइटिस ए जो है गंदे जल और भोजन के द्वारा, अभी जो है वो किसी ग्रसित व्यक्ति के ब्लड या बॉडी फ्लूइड के द्वारा फैलता है। लकवा और पोलियो में क्या अंतर है? लकवा में ब्लड प्रेशर एकाएक अधिक हो जाता है जिससे धमनियां फट जाती है, उस स्थिति में लकवा होता है। डॉग में रेबीज कहां से आता है? पर्यावरण बहुत बड़ा है, पर्यावरण से ही आता है। निकलिए ना, हल्ला क्या करे, निकलिए। ओके, डॉग में रेबीज इन्वायरमेंट से ही आता है, यानी पर्यावरण से ही प्रवेश करता होगा। ऐसा उल्लेख तो कहीं मिला नहीं है कि वो वायरस कहां से आता है कुत्ता में। ओके दोस्तों, तब मिलते हैं अगले क्लास में। देख रहे हैं किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक दो प्रश्न आए हैं तो आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। लकवा अलग है, पोलियो अलग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।